सभी को नमस्कार। फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये वेदर अपडेट 2M चैनल फाइनली 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही जारी रखें। तो अगले 12 महीने के अंदर ये चैनल को हम सबको मिलकर 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। तो 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के चलते आने वाले टाइम पे आपको कुछ स्पेशल वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखें। तो आज के वीडियो पे हम बात करेंगे जो ECM AI मॉडल का 15 दिनों का फोरकास्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो बंगाल की खाड़ी में नया साइक्लोन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका ट्रैक और इंटेंसिटी अभी के फोरकास्ट के हिसाब से क्या है और कहाँ पर इसकी वजह से बारिश और क्या कंडीशन कहाँ पर रह सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ऐसे ही लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो आज 18 नवंबर है और ये ECM AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट का मैप है। यहाँ पर हम देखेंगे आज से लेकर पूरे 2 दिसंबर तक का फोरकास्ट के ऊपर। तो अभी हम देखेंगे तो पहाड़ों पर जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो बारिश स्नोफॉल का एक्टिविटीज़ जारी था, वो फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर होकर आगे बढ़ चुका है। इसीलिए अभी कोई खास एक्टिविटीज़ पहाड़ों पर होने की संभावना नहीं है। लेकिन कम से कम 22 नवंबर के आसपास 1 और 2 कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ फिर से उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों को इम्पैक्ट करने के लिए आ सकते हैं, जिनके चलते फिर से कुछ हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी ये 2 कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ जो आएंगे, इनके चलते 22 से लेकर 25 नवंबर के बीच में दिखाई दे सकता है। लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ अभी फिलहाल आने की संभावना नहीं है। तो अब चलिए साइक्लोन के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि आने वाले टाइम पे ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक हो सकता है। तो यहाँ पर ये ECM AI मॉडल का विंड मैप है। इसमें हम देखेंगे तो आज तो 18 नवंबर है और अभी तो फिलहाल बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है। लेकिन कम से कम 19 या 20 नवंबर के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुमात्रा और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नया सर्कुलेशन का फॉर्मेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर विंड का जो सर्कुलेशन है वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और फेवरेबल कंडीशन के चलते, ये सर्कुलेशन के चलते एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन इसके चलते हो सकता है। कम से कम 21 या 22 नवंबर के आसपास सेम इसी जगह के ऊपर ही हो सकता है। जो कंडीशंस फेवरेबल है, SST कम से कम 29 से 30 डिग्री के ऊपर इसी जगह के आसपास बंगाल की खाड़ी में है। इसके साथ मेडन जूलियन ओसिलेशन MJO भी लगातार सक्रिय रहेगा बंगाल की खाड़ी में 22 से लेकर पूरे 29 नवंबर के दौरान तक। इसके चलते कंडीशंस पूरा एक्टिव रहेंगे सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन करने के लिए। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ये सिस्टम कम से कम 25 नवंबर के आसपास ये सिस्टम डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। तो लो प्रेशर का रूप लेने के बाद ये लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसे इनिशियली आगे जाएगा और 25 नवंबर के आसपास ये इंटेंसिफाई होकर एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी तक पहुंच सकता है। मैक्सिमम मॉडल्स इसको लेकर फोरकास्ट कर रहे हैं और डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद ये और भी तेज़ी से इंटेंसिफाई करके 26 नवंबर के आसपास एक साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवाती तूफान का रूप दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और एडजॉइनिंग दक्षिणी सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही ले सकता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने के बाद भी लगातार थोड़ा सा इंटेंसिफाई स्लाइटली फिर से कर सकता है। मे बी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी 27 नवंबर के आसपास ये सिस्टम ले सकता है। तो ट्रैक के हिसाब से, अभी के मॉडल का सिग्नल के हिसाब से हम यही बोल सकते हैं कि अभी के हिसाब से इसका ट्रैक मोस्टली नॉर्थ श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की तरफ इसका ट्रैक अभी के हिसाब से मॉडल की तरफ से संकेत है। आप भी यहाँ पर मॉडल पे देख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मॉडल ऐसा संकेत दे रहे हैं कि जब ये सिस्टम 28 नवंबर के आसपास उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास में पहुंचेगा, तो पहुंचने के टाइम पर ये कमज़ोर हो सकता है क्योंकि ड्राई एयर सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली शुष्क हवाएं सिस्टम के अंदर एंटर करके सिस्टम को कमज़ोर कर सकते हैं। साइक्लोन इसके चलते, ड्राई एयर्स के चलते साइक्लोन कमज़ोर हो सकता है। फिलहाल मॉडल ऐसा सिग्नल दे रहे हैं। तो जब ये 28 नवंबर के आसपास उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास में पहुंचेगा, तो पहुंचने के टाइम पर ये कमज़ोर होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं तो एक डीप डिप्रेशन के रूप में इस कोस्ट को क्रॉस कर सकता है। अभी के मॉडल का फोरकास्ट के हिसाब से ऐसा सिग्नल यहाँ पर मॉडल दे रहे हैं। तो आप इसको स्क्रीन पर साफ साफ देख भी सकते हैं मॉडल पे।
तो एक्चुअली साइक्लोन जब फॉर्मेशन करने के बाद जब ये कोस्ट के आसपास में पहुंचेगा तो पहुंचने के टाइम पर ये सिस्टम एक्चुअली में कमज़ोर होगा या स्ट्रॉन्ग होकर एंटर करेगा, लैंडफॉल करेगा, इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मॉडल लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम मॉडल्स का सिग्नल ऐसा ही है कि सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप तो लेगा, बट लेने के बाद जब ये लैंडफॉल के करीब आएगा तो लैंडफॉल से पहले सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है। बट एक्चुअली लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है, मॉडल एक्चुअली सही तरीके से ड्राई एयर्स के इंटरेक्ट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस पर अभी पिक्चर क्लैरिटी पूरी तरीके से आया नहीं है। तो 2 से 3 दिनों के बाद इस पर और भी पिक्चर क्लियर हो सकता है। तो इसी कंडीशन पे मॉडल जो जैसा दिखाते हैं इसका एक्चुअली में उल्टा ही होता है इसी कंडीशन पे, तो इसलिए इस पर एक्चुअली अभी से पूरी तरीके से बोल नहीं सकते, बट अगर कमज़ोर होगा तो ये अच्छी बात होगा। बट इसके चलते बारिश काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बहुत बड़े इलाकों में हो सकता है दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों पे। तो ये ECM-AI मॉडल का रेनफॉल का फोरकास्ट का मैप है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में करेगा, जो करने के बाद जब ये भारत के करीब आएगा तो करीब आने के साथ ही बारिश का एक्टिविटीज़ को इसके साथ ही बढ़ाएगा। तो 26 नवंबर के बाद से पहले उत्तरी श्रीलंका के साथ तमिलनाडु के हिस्सों पर बारिश इंक्रीज कर सकता है, भारी मात्रा में बारिश भी यहाँ पर हो सकता है 26 से लेकर 28 नवंबर के बीच में। और इसके साथ जो आप पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर भारी से अति भारी बारिश भी इसके चलते हो सकता है। और मॉडल ऐसा सिग्नल दे रहे हैं कि इसके चलते उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों पर बारिश हो सकता है, और जो विदर्भ के हिस्सों पर भी इसके चलते बारिश हो सकता है, कम से कम 27 से लेकर पूरे 30 नवंबर के बीच में। बट अगर ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके चलते बारिश की एक्टिविटीज़ और भी बड़े इलाकों में फैल सकता है, बट अभी इसके बारे में पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। बट ये सिस्टम के चलते बारिश पूर्वी भारत, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ये सब हिस्सों पर बारिश अच्छी खासी हो सकता है। और अगर सिस्टम के टाइम पर कोई पश्चिमी विक्षोभ, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आता है तो ये सिस्टम का ट्रैक को चेंज करके बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल या म्यांमार की तरफ भी सिस्टम का ट्रैक को मोड़ सकता है। बट अभी इसके बारे में कोई एक्चुअली पूरी तरीके से सिग्नल नहीं है, लेकिन इसका संभावना भी हो सकता है। बट जैसे कि बोला कि कम से कम 3 से लेकर 4 दिनों के बाद इसके बारे में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इसका ट्रैक, इंटेंसिटी क्या होगा, लैंडफॉल के टाइम पर कमज़ोर होगा कि नहीं, कहाँ पर कैसी बारिश होगी, इसके बारे में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कम से कम 3 से 4 दिनों के बाद। और अगर ये सिस्टम तमिलनाडु के आसपास में क्रॉस करता है तो तमिलनाडु पे क्रॉस करने के बाद ये अरेबियन सी में जाके वहाँ पे भी इंटेंसिफाई कर सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में पूरा पिक्चर साफ होने में टाइम है। बट ये सिस्टम के जाने के बाद फिर से एक और सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग पे फिर से कर सकता है, कम से कम 2 दिसंबर के आसपास में। लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग रेंज की बात है, इस पर बात करना सही नहीं है, लेकिन मॉडल से सिग्नल फिलहाल इसके ऊपर भी आना स्टार्ट हो चुका है। बट एक्चुअली लो प्रेशर का फॉर्मेशन के बाद ही इसके बारे में पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो सकता है। तो अगले वीडियो पे डिस्कस इसके ऊपर फिर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ऐसे लगातार जानकारी पाने के लिए।